Okay, let's understand about the loss of biodiversity. See, we understand that biodiversity is very important for our environment because diversity shows the variety in a species. अगर बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है तो इसके क्या क्या कॉजेज होते हैं पहले वो समझते हैं. हैबिटेट डिस्ट्रक्शन. हैबिटेट मतलब आवास, जहाँ पे वो स्पीसीज रह रहे हैं. अगर डिफॉरेस्टेशन होता है, पेड़ों की कटाई होती है, तो उस केस में क्या होगा, उनका हैबिटेट ही खत्म हो जा रहा है तो बायोडाइवर्सिटी भी खत्म हो जाएगी. क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट पड़ेगा. कई बार इन्वेजिव स्पीसीज प्लांट्स को काफ़ी अफेक्ट करते हैं. जब कोई दूसरा प्लांट स्पीसीज एक एरिया में आ जाता है तो उस स्पीसीज को खतरा होता है. ओवर एक्सप्लोटेशन से भी, कई बार ओवर ग्रेजिंग से, फिशिंग से, हंटिंग से बायोडाइवर्सिटी को खतरा होता है. पॉल्यूशन भी इसमें एक बड़ा रोल प्ले करता है. अगर बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है तो इसके क्या कंसिक्वेंस हो सकते हैं. देखिए, इकोसिस्टम तो इम्बैलेंस होगा ही. इसके अलावा जो इकोसिस्टम के सर्विसेज हैं जो हमें एनवायरनमेंट से मिल रही हैं उनमें भी डिक्लाइन होगा. जेनेटिक रिसोर्सेज में भी लॉस होगा. अब हम बायोडाइवर्सिटी को कैसे बचा सकते हैं, हाउ कैन वी कंजर्व दिस. सो देर आर टू वेज. Obviously a lot more number of ways, but we are talking about for the conservation specifically for some plants or some animals. Then we will talk about in situ and ex situ. In situ का मतलब है जिस जगह पे खतरा है उसी जगह पे हम सेव कर रहे हैं. For example, we are making national park, we are making wildlife sanctuaries for that animal, for the like conservation of that particular animal. इसके अलावा ex situ भी है. कोई स्पीसीज है, अगर वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पा रही तो उसे हम किसी दूसरी जगह डिस्प्लेस कर दें. जूलॉजिकल पार्क, जो बोटेनिकल गार्डन या सीड बैंक्स वगैरह एक्स सीटू कंजर्वेशन के एग्जाम्पल हैं. वी विल अंडरस्टैंड अबाउट दिस इन डिटेल इन फर्दर क्लासेस. इंटरनेशनल एफर्ट्स भी हैं काफ़ी सारे जिसमें कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, ये भी हेल्प करता है किस तरीके से हम बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करके रख सकते हैं. साइट्स है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज, रामसर कन्वेंशन है, IUCN रेड लिस्ट है. तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है. इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना हमारा प्राइम इम्पोर्टेंस है. अच्छा, हॉटस्पॉट क्या होते हैं. बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वो एरियाज होते हैं जो बायोडाइवर्सिटी में रिच तो हैं बट उनमें काफ़ी ज़्यादा हैबिटेट लॉस हो रहा है. हैबिटेट लॉस होने के कारण इट इज़ इन डेंजर, ये खतरे में है. तो ये टर्म इंट्रोड्यूस किया गया था नॉर्मन मायर्स के द्वारा. अच्छा, एक बात समझिएगा, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट देन कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक होंगे. जैसे इस पर्टिकुलर एरिया में जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का एरिया होगा, जो क्षेत्र होगा, जो रीजन होगा, उसमें हाई स्पीसीज रिचनेस होगी. हाई स्पीसीज रिचनेस का मतलब अलग अलग तरह के जीव देखने को मिलेंगे या प्लांट्स देखने को मिलेंगे. दूसरी चीज कि हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म. एंडेमिज्म का मतलब कोई खास प्लांट या कोई खास एनिमल जो उसी एरिया में मिलता है. सो दिस इज द बेसिक फीचर फॉर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. कई बार हम देखते हैं कि सीवियर लेवल ऑफ हैबिटेट लॉस भी देखने को मिलता है, तो उन क्षेत्रों को, उन रीजन को हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहते हैं. यह टर्म नॉर्मन मायर्स का दिया हुआ है. नॉर्मन मायर्स ने 1988 में इस टर्म को यूज़ किया था कि देखो, अगर कोई ऐसा एरिया है जिनमें बहुत अलग अलग तरह के स्पीसीज देखने को मिल रहे हैं या कुछ खास जीव या कुछ खास प्लांट्स ऐसे मिल रहे हैं जो उसी एरिया में देखने को मिलते हैं और उन एरिया को खतरा भी है, तो दुनिया की नज़रों में उन्हें लाने के लिए हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का नाम देंगे. तो बाद में इसको फिर कंजर्वेशन इंटरनेशनल अडॉप्ट कर लेती है इस टर्म को कि हाँ, ये एरियाज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है और आइडेंटिफाई करके उन्हें कंजर्व करने की कोशिश करती है. वैसे CA ने, जो CI है कंजर्वेशन इंटरनेशनल, इन्होंने कुछ क्राइटेरिया दिए हैं. ऐसा नहीं कि किसी भी एरिया को, किसी भी रीजन को ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बोल देंगे. इनका कहना है कि देखो, एटलीस्ट 1500 स्पीसीज वास्कुलर प्लांट्स के होने चाहिए, है ना. पहला ये है कि एटलीस्ट 1500 स्पीसीज तो होने चाहिए जो एंडेमिक हों. एंडेमिक मतलब उसी क्षेत्र में हों. ये पहला क्राइटेरिया इन्होंने दिया है. अच्छा, ये लिखा है मैंने, देखिए, इट मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1500 स्पीसीज ऑफ वास्कुलर प्लांट एज एंडेमिक, यानी जो उसी एरिया में पाए जाते हों और कहीं ना पाए जाते हों. और दूसरी चीज़ ये कि इट मस्ट हैव लॉस्ट एटलीस्ट 70% ऑफ इट्स ओरिजिनल वेजिटेशन. वाई? बिकॉज देखिए, जिन एरियाज को ज़्यादा खतरा है
जिन एरियाज में हैबिटेट लॉस ज़्यादा हो रहा है, ओरिजिनल वेजिटेशन खत्म हो जा रहे हैं, उन एरियाज को ज़्यादा कंजर्वेशन की नीड है। तो एटलीस्ट 70% उनका ओरिजिनल वेजिटेशन खत्म हो गया हो, और दूसरे शब्दों में हम कहें कि वो एरियाज थ्रेटन्ड हो, तो उस केस में हम कहेंगे कि ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वाले रीजन हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन है एज पर कंजर्वेशन इंटरनेशनल। कंजर्वेशन इंटरनेशनल क्या है? कंजर्वेशन इंटरनेशनल एक तरह की एनजीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो इन्वायरमेंट के लिए काम करती है, अमेरिका की है। तो ये बात तो हमने समझ ली कि हाँ, अगर कोई रीजन है, कोई एरिया है, उनमें अगर बहुत ज़्यादा स्पीसीज़ को खतरा है, 70% हैबिटेट लॉस हो गया है, और उस एरिया में एंडेमिक स्पीसीज़ देखने को मिल रही, किसी खास तरह की स्पीसीज़ देखने को मिल रही हैं, और स्पीसीज़ रिचनेस काफ़ी ज़्यादा है, तो उसे हम हॉटस्पॉट कहेंगे। लेकिन ऐसे कितने एरियाज़ हैं अभी दुनिया में, वर्ल्ड में, जो हॉटस्पॉट की कैटेगरी में आते हैं? तो अगर हम रिसेंट अपडेट के अकॉर्डिंग देखें तो एज ऑफ नाउ 36 हॉटस्पॉट हैं पूरे वर्ल्ड में जो क्लासीफाइड हैं। ठीक है, 36 एरिया जो है उन्हें हम हॉटस्पॉट का नाम देते हैं, और ये केवल 2.5% ही है। अगर स्टेटमेंट बने कि ये 50% है या 20% तो गलत होगा। पूरे वर्ल्ड का जो एरिया है, लैंड सरफेस है, उसमें से केवल 2.5% ही हॉटस्पॉट है, क्योंकि कैटेगरी बहुत हार्ड है ना। 1500 एक तो मिनिमम स्पीसीज होने चाहिए जो एंडेमिक हो, पहली चीज़। दूसरा 70% और ओरिजिनल हैबिटेट लॉस हो गया हो। तो ये दो कैटेगरीज उन एरियाज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान अट्रैक्ट करते हैं जिन्हें अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस रिक्वायर्ड है उन्हें सेव करने की। तो कौन कौन से रीज़न है ये देखिए, ये 1, 2, 3 ये मार्किंग है। जैसे ये वाला एरिया इसे हम कैलिफोर्निया कहते हैं, कैलिफोर्निया फ्लोरिस्टिक प्रोविंस है, और ये दूसरा वाला मेड्रियन है, थर्ड वाला मीजो अमेरिका है, ये कैरिबियन आइलैंड है ना। उसके बाद ये अटलांटिक फॉरेस्ट है, देन सिराडो है, चिली वाला ये चिली कंट्री है, ये तो इसे चिलियन विंटर रेनफॉल फॉरेस्ट कहते हैं। ये ट्यूम्बस चोको मैगडेलेना है, देन ट्रॉपिकल एंडीज़ है ना, एंडीज़ यहाँ पे पाए जाते हैं इसलिए एंडीज़ पर्वत। उसके बाद ये मेडिटेरेनियन बेसिन है। देन 11th नंबर में ये कैप रीजन है, कैप फ्लोरिस्टिक रीजन कहते हैं। तो इस तरीके से टोटल 36 हैं। ठीक है, और भी हैं, देखिए ये 12 पे कोस्टल ईस्टर्न अफ्रीका का रीजन है, 13 में ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है ना, इथोपिया सोमालिया जिबूती वाला रीजन। देन ये मेडागास्कर है 14th नंबर पे, 15 में ये इंडियन ओशन आइलैंड है। तो ये टोटल लिस्ट है। ईस्टर्न हिमालय है, इंडो बर्मा है, वेस्टर्न घाट है, श्रीलंका है। अब देखिए ये लिस्ट तो याद कर पाना अपने आप में काफ़ी चैलेंजिंग है, बट इसमें जो PYQs है ना, उसके बेस पे हम आइडिया लगा लेंगे कि ये कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, पहले अभी हम ये समझते हैं कि इंडिया के रिलेटेड कौन कौन से बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं। तो देखिए इंडिया में ना 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं जो 24.46 जोग्राफिकल एरिया का कवर करते हैं। अब कौन कौन से ये 4 हॉटस्पॉट हैं इंडिया में? तो पहला है हिमालयाज। हिमालयाज में इंटायर इंडियन हिमालयन रीजन कवर हो जाता है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के अंदर। रीजन आप समझ सकते हैं, एंडेमिक स्पीसीज काफ़ी ज़्यादा हैं, इसके अलावा खतरा भी, यानी 70% ओरिजिनल हैबिटेट लॉस हुआ है। और देखिए स्नो लेपर्ड है, रेड पांडा है, हिमालयन ब्लू पॉपी हैं। तो इस तरीके से काफ़ी यूनिक स्पीसीज देखने को मिल रहे हैं। देन इंडो बर्मा वाला रीजन है, यानी ये हमारे इंडिया के किस पार्ट को कवर करता है? मैप में मैं दिखाता हूँ, देखिए इस पार्ट को कवर करता है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया को। तो एक हिमालयाज है, दूसरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, तीसरा है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और चौथा है वेस्टर्न घाट। तो ये 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं इंडिया में, और ये टोटल जोग्राफिकल एरिया कितना कवर करते हैं? 25% के आसपास। टोटल हैं कितने? 4 हैं। इंडो बर्मा में नॉर्थ ईस्ट इंडिया कवर्ड है, और इसके अलावा इंडिया से बाहर अगर हम देखें तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, जैसे म्यांमार है, वियतनाम है, लाओस है, कंबोडिया है, थाईलैंड है। ये सबसे ज़्यादा खतरे वाला हॉटस्पॉट है, यहाँ सबसे ज़्यादा अटेंशन रिक्वायर्ड है, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन काफ़ी ज़्यादा हो गया इन एरियाज़ में। और सुंडा लैंड है देन, तो सुंडा लैंड में क्या इंक्लूडेड है? देखिए ये वाला एरिया इंक्लूडेड है, यानी निकोबार आइलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई, फिलीपींस, इन एरियाज़ को हम सुंडा लैंड कहते हैं कंबाइंड रूप से। ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के लिए जाने जाते हैं, और मैंग्रोव इकोसिस्टम भी यहाँ फ्लरिश करता है। और इनमें कौन कौन से स्पीसीज हैं? तो निकोबार पीजन है, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल है। देन इंडिया में चौथा वेस्टर्न घाट है, जो कि हॉटस्पॉट है। ये वाला एरिया है वेस्टर्न घाट, सबको पता है, और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी पार्ट है। एंडेमिज्म स्पीसीज काफ़ी ज़्यादा एंडेमिक स्पीसीज हैं, तो एंडेमिज्म के लिए फेमस है। ठीक है, और
मालाबार सिवेट हो गए, नीलगिरी तहर हो गए, पर्पल फ्लॉग हो गए, तो ये एंडेमिक स्पीसीज हैं। ओके, अब हम क्या समझेंगे, बायोम्स को, नेचुरल इकोसिस्टम और बायोम्स की बात करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर साल ऑलमोस्ट क्वेश्चन देखने को मिलते ही है। नेचुरल इकोसिस्टम क्या होता है? प्लांट्स और एनिमल्स का असेंबलेज जो एक यूनिट के जैसे फंक्शन करते हैं, उन्हें हम नेचुरल इकोसिस्टम कहते हैं। दो तरह के होते हैं ये, टेरेस्ट्रियल यानी जो जमीन से जुड़ा, लैंड से रिलेटेड, और दूसरा एक्वेटिक जो वाटर बॉडीज से रिलेटेड है। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है लैंड बेस्ड इकोसिस्टम, वैसे इकोसिस्टम जो लैंड में है, जैसे फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड वगैरह। एक्वेटिक क्या होता है? जो वाटर बेस्ड होते हैं, जैसे मरीन या फ्रेश वाटर सिस्टम। तो जो टेरेस्ट्रियल बायोम है, तो बायोस्फीयर का वो टेरेस्ट्रियल पार्ट जिसे हम इनॉर्मस रीजन यानी बहुत ही लार्ज रीजन में डिवाइड करते हैं, उसे हम बायोम कहते हैं। और कभी भी ना दो बायोम सेम नहीं हो सकते हैं, नो बायोम आर अलाइक, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये काफ़ी लार्ज एरिया है और इनमें कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है जो इन्हें अलग बनाते हैं। जैसे बारिश हो सकता है अलग हो, टेम्परेचर के बेस्ड पे हो, या वेजिटेशन उनका अलग हो, एनिमल लाइफ अलग हो, सॉइल टाइप अलग हो। तो अभी हम डिस्कस करेंगे टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन के आधार पर बायोम्स का क्लासिफिकेशन। जैसे वो बायोम्स जो काफ़ी कोल्ड है या ड्राई है, तो उनमें पोलर बायोम आ जाते हैं, टुंड्रा आ जाते हैं, बोरियल फॉरेस्ट आ जाते हैं। जब मॉडरेट टेम्परेचर की बात करेंगे या मॉडरेट बारिश, मॉडरेट प्रेसिपिटेशन की बात करेंगे, तो उसमें डेसिडुअस फॉरेस्ट हैं, प्रेरी हैं। वार्म और वेट के अंदर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आएंगे, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट आएंगे, सवाना के बारे में आपने सुना होगा। और हॉट एंड ड्राई जब कहेंगे तो ये डेजर्ट्स आएंगे। अब वन बाय वन समझते हैं। देखिए, ये बायोम का पिरामिड है और इस साइड में वेट है, देन ये ड्राई है। तो ड्राई से वेट जाने पे क्या होगा, सॉरी वेट से ड्राई जाने पे क्या होगा? देखिए, वेट एरिया है तो रेन फॉरेस्ट होंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ बारिश ज़्यादा हो रही है। और हॉटनेस के आधार पर हम देखें तो ये हॉट भी हैं और वेट भी हैं। रेन फॉरेस्ट वैसे एरियाज हैं जिनमें ज़्यादा बारिश भी हो रही है एंड टेम्परेचर इज़ ऑल्सो वेरी हाई। जब हम थोड़ा ऊंचाई में बढ़ते हैं तो इन एरियाज में भी बारिश ठीक ठाक हो रही है एंड ऑल्सो द टेम्परेचर इज नियरली मॉडरेट, तो वह है डेसिडुअस फॉरेस्ट। देन कॉनिफेरस में जब हम जाएंगे तो देखिए बारिश भी कम हो जाएगी और टेम्परेचर भी लो हो जाएगा, है ना? सब पोलर रीजन, पोलर रीजन की कंडीशन आपको पता ही है, काफ़ी एक्सट्रीम होते हैं। तो इतने बड़े वर्ल्ड को हमने कुछ बायोम्स में क्लासीफाई कर दिया। तो टेरेस्ट्रियल पार्ट बायोस्फीयर का जो डिविजिबल हो इनॉर्मस रीजन में, उन्हें हम बायोम कहते हैं। ये याद रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। टेरेस्ट्रियल पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर एंड इज डिविजिबल इनटू इनॉर्मस रीजन, देन इट इज कॉल्ड बायोम। ऑलराइट, तो इसमें पहला है टुंड्रा। जो टुंड्रा बायोम है, इसकी दो कैटेगरी है। पहली है आर्कटिक टुंड्रा एंड दूसरी है अल्पाइन टुंड्रा। जो ये टुंड्रा बायोम है, ये हाई लैटिट्यूड्स और हाई एल्टीट्यूड्स में देखने को मिलते हैं। काफ़ी ऊंचे वाले क्षेत्रों में ये टुंड्रा बायोम देखने को मिलते हैं। और इनमें जो खास स्पेशलिटी है वो ये कि हाई माउंटेन वाला रीजन है जो ट्री लाइन से एबव है, जैसे हिमालयाज के हाई रेंजेस, एंडीज, आल्प्स। कोई ट्रीज नहीं देखने को मिलते हैं। टुंड्रा में जब क्वेश्चन आएगा तो यही पूछेंगे ट्रीज होते हैं यानी, तो नो ट्रीज इन द टुंड्रा। क्यों? क्योंकि परमाफ्रॉस्ट है। परमाफ्रॉस्ट रीजन के कारण कोई ट्रीज नहीं देखने को मिलते हैं। परमाफ्रॉस्ट का मतलब होता है कि जो लैंड है, जो ग्राउंड है, वो परमानेंटली फ्रोजन है, हमेशा बर्फ जमी हुई है। लगातार 2 साल या 2 साल से ज़्यादा अगर बर्फ जमी रहती है किसी लैंड में, तो उस लैंड को हम परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। तो जो टुंड्रा बायोम है, इनमें कोई ट्रीज़ नहीं है क्योंकि बर्फ ही बर्फ है, तो ट्रीज़ कहाँ से आ जाएंगे? और यहाँ वेजिटेशन का लोएस्ट फॉर्म देखने को मिलेगा। मोसेस होंगे, लाइकेन होंगे, जो बहुत ही हार्श क्लाइमेट में सर्वाइव कर जाते हैं। क्योंकि कुछ चट्टान है, बेयर रॉक है, तो ये बेयर रॉक में भी इवन सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक है, तो टुंड्रा की जब भी बात है कि आपके दिमाग में पिक्चर बननी चाहिए, परमाफ्रॉस्ट रीजन होगा, बर्फ जमी होगी, पेड़ नहीं होंगे, कुछ बहुत ही छोटे लेवल के वेजिटेशन देखने को मिलेंगे, जैसे मोसेस, लाइकेन। काफ़ी ऊंचे वाले क्षेत्र होंगे, पहाड़ी वाले क्षेत्र जो माउंटेनियस एरियाज हैं, जैसे एंडीज हो गए, हिमालयाज हो गए, है ना? और भी कुछ खास स्पेशलिटी है टुंड्रा में, जैसे बर्ड्स हैं वो माइग्रेट करेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्नोज है।
और ज़्यादातर यहाँ पे जो मेमेल्स हैं, ज़्यादातर जो एनिमल्स हैं इनकी लॉन्ग लाइफ होगी, ठीक है। और जैसे एक आर्कटिक विलो नाम की एनिमल है, आर्कटिक विलो, ये इनका माना जाता है 150 से 300 साल जीते हैं, है ना। और इनके बॉडी में एक फर टाइप की होती है ना, थिक क्यूटिकल होते हैं, और वो उन्हें चिलनेस से बचाते हैं, काफ़ी ठंडे क्लाइमेट से बचाते हैं। तो बॉडी भी उस तरीके से अडॉप्ट हो जाती है ना हार्श क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, है ना। देन टैगा की बात करते हैं। तो टैगा और बोरियल सेम चीज़ है। तो जो टैगा फॉरेस्ट है इनकी प्रोडक्टिविटी सबसे कम है। लोवेस्ट प्रोडक्टिविटी टैगा की देखने को मिलती है, लोवेस्ट प्रोडक्टिविटी। ऐसा क्यों? क्योंकि वेदर काफ़ी हार्श है और इनमें पोडजोल्स देखने को मिलते हैं। पोडजोल्स का मतलब होता है एक ऐसी मिट्टी, एक ऐसी सॉइल जो काफ़ी ज़्यादा पुअर है और काफ़ी थिन है, ठीक है। तो पोडजोल्स के कारण टैगा में लोएस्ट प्रोडक्टिविटी है। और जो रॉक्स की वेदरिंग है वो भी काफ़ी स्लो होती है क्योंकि क्लाइमेट जो है वो काफ़ी कोल्ड है। और जो लिटर है यानी जो पत्ते हैं या कोई एनिमल है वो काफ़ी ज़्यादा डिकम्पोज स्लोली होते हैं। तो ये भी एक रीज़न है कि इनमें न्यूट्रिएंट्स की कमी है। अब न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो पोडजोल्स है, मिट्टी खराब है, मिट्टी खराब है तो प्रोडक्टिविटी लोवेस्ट है। लॉजिक समझ आ गया ना। और जो कॉनिफर्स है वो अपने पत्ते को जल्दी नहीं गिराते हैं। यहाँ पे जो ट्रीज होते हैं ना वो कॉनिफर्स होते हैं। तो कॉनिफर्स जो ट्रीज होते हैं वो अपने लीव्स को यूजुअली या फ्रीक्वेंटली शेड नहीं करते हैं। कुछ खास तरह के जानवर यहाँ पे देखने को मिलते हैं। लिंक्स है, वुल्वेराइन है, रेड फॉक्स है, बियर है, इसके बाद हाइला है, राना है, इस तरीके के कुछ एनिमल्स है ना। ये एम्फीबियंस है। और इसके बाद अब बात करते हैं, अच्छा पोडजोल का मतलब समझ आ गया ना। पोडजोल क्या एक तरह का खास सॉइल है जो कि कॉनिफोरस एरिया में देखने को मिलता है। हमने पढ़ा भी है पोडजोल्स के बारे में। पोडजोलाइजेशन की प्रोसेस हमने पूरी समझी, अगर आपने सॉइल वाली वीडियो देखी है तो। मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से जब पीएच कम हो जाता है सॉइल का, यानी जब सॉइल एसिडिक हो जाती है, तो उसके पीछे लीचिंग जिम्मेवार होता है क्योंकि न्यूट्रिएंट्स नीचे चले जाते हैं। तो ये सॉइल काफ़ी ज़्यादा पुअर हो जाती है एग्रीकल्चर के लिए। नाउ नेक्स्ट वन इज टेम्परेट डेसिडुअस बायोम। टेम्परेट डेसिडुअस बायोम की क्या खास स्पेशलिटी है? तो अगेन यहाँ भी जो सॉइल है वो काफ़ी ज़्यादा पोडजोलिक है। जो नेचुरल वेजिटेशन है वो डेसिडुअस है, यानी ट्री पत्ते यहाँ पे शेड करते हैं बट कोल्ड सीजन में। गर्मी के दिनों में पत्ते शेड किए जाते हैं, ठीक है, ऑटोमन या कोल्ड सीजन में। और ये एक एडेप्टेशन है। और ये क्यों? क्योंकि इन्हें विंटर स्नो से ये बचाता है। जब काफ़ी ज़्यादा ठंडी के टाइम पे बर्फबारी होती है तो पेड़ अपने अकॉर्डिंग उसे एडेप्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे जो सॉइल है वो पोडजोलिक है, जैसा कि हमने डिस्कस किया। अब देखिए ये मैप में देख लेते हैं तो ट्रॉपिकल एरियाज कौन कौन से हैं। ये देखिए ये वाले, ठीक है, ये ट्रॉपिकल एरियाज हैं। अब क्यों है ट्रॉपिकल एरियाज? बिकॉज ये ट्रॉपिक्स में है। यहाँ टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, बारिश काफ़ी ज़्यादा है, प्रेसिपिटेशन काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। सवाना के लिए ये देखिए, ये कलर मैं ले लेता हूँ, हाँ ये वाले एरियाज देखिए, है ना, ये वाले एरियाज। देन बोरियल के लिए ये देखिए, ये वाले हैं बोरियल के लिए। तो ये तो हम ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं बट यहाँ पे हम खास तौर से बायोम्स की बात कर रहे हैं। ऑलराइट, टेम्परेट रेन फॉरेस्ट बायोम। एरिया कवर की बात करें तो ये स्मॉल देखने को मिलते हैं। इट इज स्मॉल इन टर्म्स ऑफ एरिया। और ये नॉर्थ वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका में खास तौर से देखने को मिलते हैं। लार्ज कॉनिफेरस ट्रीज ज़्यादा हैं इन एरियाज में, तो ये याद रखिएगा। कॉनिफर्स डोमिनेट करते हैं टेम्परेट रेन फॉरेस्ट में। और टेम्परेट वर्ड आ जाए तो समझ आता है कोल्ड रीजन की ये बात कर रहे हैं। और इस वजह से यहाँ पे भी केवल मॉसेस और लाइकेंस देखने को मिलते हैं। बट ये इतना भी ज़्यादा कोल्ड नहीं है कि ट्री सर्वाइव ना कर पाए, इसलिए ट्रीज वगैरह भी टेम्परेट रेन फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अगर वो एक्सट्रीम स्टेटमेंट बना के दें कि केवल ट्रीज देखने को मिलते हैं या केवल मॉसेस लाइकेन, तो ये गलत होगा। बिकॉज यहाँ पे ट्रीज, मॉसेस, लाइकेंस देखने को मिलते हैं, वेरी कॉमन है। और ये हमने लिखा भी यहाँ पे। और ये ट्री ब्रांचेज में भी यूजुअली ग्रो करते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया? एपीफाइट हो गया। एपीफाइट, एपीफाइट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा प्लांट जो हार्मलेसली ग्रो करता है दूसरे प्लांट में। एक प्लांट है, अब इसके ऊपर कोई दूसरा प्लांट ग्रो कर रहा है और इस प्लांट को कोई नुकसान नहीं कर रहा है। कुछ याद आया? कमेंसलिज्म, है ना। कमेंसलिज्म में तो यही होता है, एक को फायदा होता है बट एक को कोई नुकसान नहीं होता है। तो ये एपीफाइट है। एपीफाइट देखने को मिलते हैं टेम्परेट रेन फॉरेस्ट में।
ज़्यादातर जो एक पेड़ है उनमें दूसरा पेड़ या दूसरा पौधा या कोई दूसरा स्पीसीज लगा होता है। नेक्स्ट वन इज सब ट्रॉपिकल डेसिडुअस बायोम। तो जो सब ट्रॉपिकल डेसिडुअस बायोम है इनकी वेजिटेशन काफ़ी ज़्यादा होती है, लग्जरियंट वेजिटेशन होती है, और इनमें जो प्लांट ग्रोथ है वो पेरेनियल होता है। ठीक है, पेरेनियल प्लांट थ्राइव करते हैं क्योंकि इनमें कोई सीजनल कॉन्स्टेंट नहीं है। ऐसा है नहीं है कि ड्राई सीजन या हार्श क्लाइमेट के कारण इन्हें कोई नुकसान हो। और इसके बाद है टेम्परेट ग्रासलैंड, जिसे हम स्टेपी कहते हैं। तो स्टेपी बायोम है ये ट्रीलेस होते हैं, इसलिए मैंने डायरेक्ट उन वर्ड को बोल्ड कर दिया, ट्रीलेस हैं ये, क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। और जो ग्रासेस हैं वो शॉर्टर होते हैं टेम्परेट में, टेम्परेट ग्रासलैंड में। और इनमें कोई एनिमल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, एक ही तरह के जीव, यूजुअली एक ही तरह के जानवर देखने को मिलते हैं। देन नेक्स्ट वन इज मेडिटेरेनियन बायोम। तो मेडिटेरेनियन बायोम या फिर इसे हम टेम्परेट डेसिडुअस बायोम भी कहते हैं। इनमें प्लांट कंटिन्यूअसली स्ट्रगल करते हैं हीट, ड्राई एयर या बहुत ज़्यादा एवापोरेशन और प्रोलॉन्ग ड्राफ्ट के कारण। कुल मिलाकर के काफ़ी हार्श क्लाइमेट है टेम्परेट डेसिडुअस बायोम में, और इस वजह से क्या होता है, जेरोफाइटिक कंडीशन वाले प्लांट्स होते हैं। जेरोफाइटिक का मतलब क्या है, ड्रॉट टॉलरेंट, यानी अगर बारिश ना भी हो ना, पूरा सूखा रह जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उन प्लांट्स को। अच्छा, इसमें एक और ख़ास चीज़ है, और वो ये कि जो मेडिटेरेनियन बायोम की जो ट्रीज़ हैं इनके पास जो लीव्स होते हैं वो ब्रॉड होते हैं। ठीक है, ये जो इनके पेड़ के लीव्स हैं वो काफ़ी ब्रॉड होते हैं, काफ़ी चौड़े होते हैं। इसका रीज़न ये है कि जो फोटोसिंथेसिस होता है वो मैक्सिमाइज हो जाता है ब्रॉड लीव से, क्योंकि वेट विंटर है यूजुअली, और एनर्जी स्टोर हो जाती है समर के टाइम पे, ड्राई समर के टाइम पे। तो ये लॉजिक है। देन हम बात करते हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस बायोम की, जिसे हम मॉनसून क्लाइमेट कहते हैं, जो इंडिया में यूजुअली देखने को मिलता है। तो इनमें क्या है, ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है। ठीक है, ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट हैं, और स्पीसीज कौन कौन सी जो इंडिया में यूजुअली देखने को मिलती हैं, जैसे टीक है, जैसे साल है, बम्बू है, बेम्बू के अलावा सैंडलवुड है, नीम है। तो ये ट्रॉपिकल डेसिडुअस बायोम के स्पीसीज़ हैं, और ये डाइवर्स एनिमल पॉपुलेशन को सपोर्ट करती है, जैसे एलिफेंट, टाइगर वगैरह। देन सवाना बायोम है। तो सवाना को हम ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई बायोम कहते हैं। खास फीचर क्या है, ये फीचर है कि इसमें टॉल ग्रास देखने को मिलता है और ट्रीज़ काफ़ी छोटे होते हैं। अब आप लगाइए लॉजिक, टेम्परेचर कैसा होगा, मॉडरेट होगा। बारिश कैसी होगी, बिल्कुल मॉडरेट होगी। क्यों, तभी तो अगर ज़्यादा बारिश होती तो रेन फॉरेस्ट हो जाते। तो इस वजह से यहाँ पे जो ट्रीज़ हैं वो डेसिडुअस होते हैं और लीव्स को शेड करते हैं कूल ड्राई सीजन में। और जो ट्रीज़ हैं उनके जो ट्रंक्स हैं ये यूजुअली ब्रॉड होते हैं, जिनमें वो वाटर स्टोर कर सकें। बहुत सारे जो ट्रीज़ हैं इनमें अम्ब्रेला शेप्ड की होती हैं। ठीक है, अम्ब्रेला शेप्ड ट्रीज देखने को मिलती हैं। और सवाना बायोम इज रिच इन मैमल, बर्ड एंड रेप्टाइल। अब बात करते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम की। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम में हाई टेम्परेचर है और अबंडेंट रेनफॉल है। रेन फॉरेस्ट, बारिश के लिए क्या चाहिए, देखिए टेम्परेचर हाई चाहिए और अबंडेंट रेनफॉल चाहिए। और इसी वजह से यहाँ पे जो ट्रीज हो एवरग्रीन ट्रीज होते हैं, यानी लग्जरियंट होते हैं, लग्जरियंट एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। और जो वेजिटेशन है इनमें बहुत सारे एवरग्रीन ट्रीज़ भी होते हैं, जैसे महोगनी हो गए, इबोनी हो गए, डायोड हो गए, बहुत सारे ट्रीज़ यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और जो वेजिटेशन है उनमें एवरग्रीन ट्रीज़ के अलावा मैंग्रोव फॉरेस्ट भी थ्राइव कर सकता है, ब्रैकिस वाटर्स भी देखने को मिल सकते हैं। और सारे प्लांट जिसमें एपीफाइट भी शामिल है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं सनलाइट के लिए, क्योंकि एक जो ट्रीज़ हैं वो इतना ज़्यादा घने हैं कि यहाँ पे जो छोटे पौधे हैं उन्हें एक प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल पाती है, ये स्ट्रगल करते हैं फॉर सनलाइट। ठीक है, और डिफॉरेस्टेशन का खतरा है। 17% ऑफ द ब्राज़ीलियन रेन फॉरेस्ट हैज़ बीन लॉस्ट ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन एंड बर्निंग। फायर रिस्क भी होता है। देखिए, जो रेन फॉरेस्ट है अगर एक सर्टेन लेवल ऑफ डिफॉरेस्टेशन और ड्रॉट हो जाए तो वो अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाएंगे, है ना। भले ही रेन फॉरेस्ट है बट आपने पूरे वो पेड़ों की कटाई कर दी, पूरा सूखा हो गया, तो वो कैसे सस्टेन कर पाएंगे। तो वो डाई करने लगेंगे, यानी पेड़ पौधे वहाँ पे मरने लग जाएंगे फ्रॉम द टिप ऑफ देयर लीव्स और रूट्स, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो जाएगा। और ये जो प्रोसेस है इससे क्या होगा, जो जंगल है कैन टर्न जंगल इनटू सवाना, ये धीरे धीरे ग्रासलैंड में बदल जाएंगे, जहाँ पे ट्री स्ट्रगल करेंगे इवन ग्रो करने के लिए।
तो ये एक लॉजिक है, समझ भी आता है। अगर बारिश बिल्कुल कम हो जाए या डिफॉरेस्टेशन हो जाए तो उस केस में जो ट्री है वो धीरे धीरे ग्रासलैंड में तब्दील हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। देन फायर देखिए नेचुरल पार्ट है अदर इकोसिस्टम का। हालांकि देखिए रेन फॉरेस्ट के लिए फायर डिजास्टर्स होते हैं, बट दूसरे इकोसिस्टम में हम देखते हैं जब टाइगा की बात करते हैं, सवाना की बात करते हैं, तो उस केस में ये फॉरेस्ट फायर्स आर एक्चुअली हेल्पफुल। इट इज़ नॉट डेट्रीमेंटल बट इट इज़ एक्चुअली हेल्पफुल। सम ट्रीज लाइक डगलस फिर्स एंड नॉर्थ अमेरिकन लॉजपोल पाइन्स, इट इज अ नेम ऑफ अ ट्री, दीज ट्री इवन नीड फायर फॉर सीड डिस्पर्जल। अगर आग लग जाए ना जंगल में तो उनके जो दाने हैं, जो सीड्स हैं, वो ट्रांसफ़र करते हैं और वो एक जगह से दूसरे जगह डिस्पर्ज होते हैं। सो इट इज़ एक्चुअली हेल्पफुल फॉर देयर ग्रोथ। अच्छा, कई बार कैटेस्ट्रॉफिक फॉरेस्ट फायर भी लगते हैं और इससे क्या होता है, कुछ इकोसिस्टम में स्मॉल फायर एक्चुअली लार्ज स्केल वाइल्ड फायर को रोकते हैं। रेगुलर फायर से क्या होता है कि अगर रेगुलर फायर आ गए तब तो ठीक है, बट अगर रेगुलर फायर नहीं आ पाया और वो जमा हो गए धीरे धीरे करके जो भी कंबस्टिबल मटेरियल थे, तो उससे क्या होगा, इससे भयंकर लेवल की आग लगती है। तो रेगुलर फायर इज एक्चुअली हेल्पफुल। इससे उतना नुकसान नहीं होता वेजिटेशन को जितना एक एक्सट्रीम कैटेस्ट्रॉफिक फायर से होगा। तो ये कुछ फीचर्स थे और कई बार यहाँ पे बहुत बड़े बड़े वाइल्ड फायर भी देखने को मिले हैं। और रेन फॉरेस्ट का थ्रेट क्या है तो हमने देखा, पेट्रोलियम एक्सट्रैक्शन के कारण भी नुकसान हो रहा है रेन फॉरेस्ट को। इसके अलावा डिफॉरेस्टेशन है, ये तो बहुत बड़ा रीज़न है। इनफैक्ट जब जंगलों में पेड़ों की कटाई होती है तो इट इज़ वेरी वेरी हार्मफुल फॉर द इकोसिस्टम। नाउ वी विल डू द PYQs वन बाय वन। सो फर्स्टली यू हैव टू pause the video, then attempt those questions, and then you have to move on. So the first question says, which one of the following islands in Southeast Asia is situated between the Wallace line and Weber's line with reference to biodiversity? And options are Borneo, Celebes, Java and New Guinea. This question has been asked recently in Combined Geoservices. कौन सा आइलैंड वेलेस लाइन और वेबर लाइन के बीच है? पहले ये वेलेस लाइन और वेबर लाइन क्या है वो देखते हैं। तो न्यूज़ में भी काफ़ी बार बना रहता है। जो वेलेस लाइन है ये डिस्टिंक्ट ट्रांजिशन जोन है एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच, और ये रिसर्चर्स के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहा है। और इसके जो मेन आइडेंटिफायर हैं वो ब्रिटिश एक्सप्लोरर हैं अल्फ्रेड रूसेल वेलास, इसलिए इनके नाम पे वेलास लाइन पड़ा है। ये लाइन क्या है, क्या ये एक्चुअल में लाइन है? कोई एक्चुअल में लाइन एग्जिस्ट नहीं करती है, एक इमेजनरी लाइन है और ये लोम्बोक स्टेट को इंटरसेक्ट करती है बीच से, ये बीच में है यहाँ पे, ठीक है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जो इंडोनेशियन आइलैंड है बाली का और जो लोम्बोक है साउथ में, इसे ये इंटरसेक्ट कर रही है और एक्सटेंड कर रही है मकासार स्टेट बिटवीन बोर्नियो एंड सुलावेसी। ये इमेजनरी लाइन है। तो कौन सी इमेजनरी लाइन है वो देखिए, ध्यान से देखिए। ये ब्लू कलर वाला वेलेस लाइन है, तो ये वाली जो लाइन है वो वेलेस लाइन है। तो ये लाइन यहीं पे क्यों है? ऐसा इसलिए है बिकॉज ये जो वेलेस है ब्रिटिश एक्सप्लोरर हैं, ये काफ़ी फेमस इन्वायरमेंटलिस्ट हैं। इनका ये कहना है कि ये इस पर्टिकुलर लाइन के लेफ़्ट और राइट में जो स्पीसीज़ हैं वो अलग हैं। इनका जो हिस्ट्री है स्पीसीज़ के एवोल्यूशन का वो डिस्टिंक्ट है। जैसे वेस्ट में तो ये बताते हैं कि एशियाटिक स्पीसीज़ हैं, जैसे एशियाटिक टाइगर हो गए, एशियाटिक लायन हो गए, बट जो ईस्ट पार्ट में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे हमें ऑस्ट्रेलियन फोना यानी ऑस्ट्रेलियन एनिमल्स जैसे कंगारू, मार्सुपियल्स वगैरह देखने को मिलते हैं। तो इनका ये कहना है ना कि इस लाइन के वेस्ट में एशियाटिक एनिमल्स हैं, जैसे एशियाटिक लायन हो गए, एशियाटिक एलिफेंट हो गए, और राइट साइड में मार्सुपियल वगैरह हैं जैसे कंगारूज हो गए। तो ये डिस्टिंक्ट कर रहा है ये लाइन, समझ आ गया ना वेलेस लाइन का मतलब? ये एक ऐसी इमेजनरी लाइन है जो डिस्टिंक्ट कर रहा है इवोल्यूशनरी स्पीसीज के हिस्ट्री के आधार पे। तो ये तो याद रखिएगा पहले की वेलेस लाइन बोर्नियो, सुलावेसी और बाली और लोम्बोक के बीच है। ये देखिए मैं दिखाता हूँ इमेज, ये देखिए बोर्नियो, ठीक है, और सेलेबेस को ही सुलावेसी कहते हैं, सेलेबेस का ही नाम सुलावेसी है। तो बोर्नियो और सुलावेसी के बीच है वेलेस लाइन। अच्छा, अगर इसमें सवाल आ जाए ना कि ये अलग कैसे करती है, तो देखिए इसमें बहुत सारे रीज़न दिए जाते हैं कि आखिर यही लाइन के लेफ्ट और राइट में स्पीसीज़ का एवोल्यूशन अलग क्यों है। तो पहला रीज़न ये दिया जाता है कि जोग्राफिकल आइसोलेशन। ये जो डीप वाटर हैं, ये जो डीप वाटर है इन आइलैंड के बीच, ये एक नेचुरल बैरियर के जैसा एक्ट करते हैं। इससे जीन फ्लो नहीं हो पाता है। जीन फ्लो अगर हो जाए
तो क्या होगा, तब स्पीसीज सेम होने लग जाएंगे। बट इनमें ये वाटर बैरियर काफ़ी डीप है, तो स्पीसीज एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल नहीं कर पाए हैं, तो इसलिए जेनेटिक वेरिएशन है। और दूसरा रीज़न ये भी बताते हैं साइंटिस्ट कि इनका इवोल्यूशनरी प्रेशर भी अलग है। जो वेस्टर्न रीजन है, यानी जो एशिया वाला रीजन है, इनमें लार्ज लैंड मेमल्स होते हैं, जैसे टाइगर, एलिफेंट वगैरह हो गया। जबकि जो ईस्टर्न रीजन है, इनमें मार्सुपियल हैं, यूनिक बर्ड्स हैं। तो और इसके बाद एक तो और रीज़न दिया जाता है प्लेट टेक्टोनिक का, कि प्लेट टेक्टोनिक के कारण भी जब लैंड मास मूव करते हैं तो उससे भी जो स्पीसीज़ का इवोल्यूशन है वो ओवर द मिलियन ऑफ ईयर्स वेरी हुआ, इन्फ्लुएंस हुआ है। तो वेस्ट साइड क्या क्या है याद रखिएगा, टाइगर वगैरह है, टाइगर हैं, राइनोसोरस हैं, औरंगुटैन हो गए। ईस्ट साइड में मार्सुपियल देखते हैं, जैसे कंगारूज हो गए। कुछ यूनिक बर्ड के स्पीसीज हैं, जैसे एक बर्ड है काफ़ी फेमस कोकेटू के नाम से, ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा, वीबर लाइन फिर क्या है, तो देखिए वीबर लाइन क्या है, वो और ज़्यादा एक्यूरेटली डिफाइन करता है बैलेंस पॉइंट को, ठीक है। जबकि जो वेलेस लाइन है वो एक शार्पर डिवाइड बताता है, बस यही डिफरेंस है। जैसे ये वाला है ना, लेट मी पहले क्लियर कर लेता हूँ मैं, लेट मी क्लियर इट फर्स्ट। हाँ, ये वाली जो लाइन है ये वीबर लाइन है, ठीक है। और ये वाली जो लाइन है वो वेलास लाइन है। डिफरेंस क्या है, ये एक लाइन का डिफरेंस है कि जो वीबर लाइन है वो ज़्यादा एक्यूरेटली डिफाइन करता है बैलेंस पॉइंट को, और वेलास लाइन जो शार्पर डिवाइड को दिखाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, कौन सा जो आइलैंड है ये सिचुएटेड है वेलास लाइन और वेबर लाइन के बीच, तो सेलेबस है ना, सुलावेसी। ये मैप में हम देख पा रहे हैं, ये देखिए ये वेबर और ये वेलास, इनके बीच में है ये सेलेबस, ये वाला हिस्सा इनके बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ जियोनाइल इकोसिस्टम द जियोसिनोसिस आर ऑफन। जुवेनाइल का मतलब क्या होता है, नया होता है। ये एक तरह का ईयरली स्टेज का इकोसिस्टम है, ईयरली स्टेज इकोसिस्टम है, और ये स्टिल डेवलप कर रहा है फूड वेब और इकोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए, है ना। फूड वेब के लिए, फूड वेब को डेवलप करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। और इस तरह के इकोसिस्टम में जो एनिमल कम्युनिटीज होती है, जूसिनोसिस का मतलब है एनिमल कम्युनिटी, ये मोनोफेगस होते हैं। सो आंसर इज ऑप्शन ए। मोनोफेगस का मतलब क्या है, एक सिंगल तरह के फूड को कंज्यूम करने में स्पेशलाइज्ड होते हैं। सिंगल टाइप ऑफ फूड, सिंगल टाइप ऑफ फूड। देखिए मोनो का मतलब सिंगल होता है और फेगस इज रिलेटेड विथ फूड, ठीक है। तो सिंगल तरह के फूड या जूसिनोसिस कंज्यूम करते हैं, क्योंकि ये तरह एक जुवेनाइल इकोसिस्टम है। ईयरली स्टेज इकोसिस्टम में लिमिटेड बायोडाइवर्सिटी होती है और फूड चेन काफ़ी सिंपल होता है, इसलिए एक सिंगल टाइप ऑफ फूड में रिलाई करते हैं ऑर्गेनिज्म। पॉलीफेगस नहीं होगा, बिकॉज पॉली का मतलब मेनी होता है, तो ये मैच्योर इकोसिस्टम में देखने को मिलते हैं, जहाँ पे जो फूड सोर्सेज है वो ज़्यादा डाइवर्स हो गए हैं। न्यूली फॉर्म्ड, देखिए ओलिगोफेगस भी नहीं होगा, ठीक है, ओलिगोफेगस भी गलत है, और कार्निवोरस भी साफ तौर से गलत है। ओलिगोफेगस कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ से कोर कंसेप्ट वाले क्वेश्चन है, तो इसमें आपसे पूछ रहे हैं बेस्ट डिस्क्रिप्शन क्या है इकोसिस्टम का, और ये पूछा गया है सिविल सर्विसेज 2015 में। उम्मीद है आपने ऑप्शंस पढ़े होंगे। तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, एक कम्युनिटी ऑर्गेनिज्म की जो साथ में है इन्वायरमेंट के साथ जिसमें वो रह रहे हैं, है ना। इकोसिस्टम का मतलब क्या है, ऑर्गेनिज्म की वो कम्युनिटी प्लस एनवायरमेंट। So we can say that an ecosystem is a system where living organism यानी बायोटिक फैक्टर इंटरेक्ट करते हैं किसके साथ, एबायोटिक फैक्टर के साथ, एक किसी खास स्पेसिफिक एरिया में। एबायोटिक फैक्टर का मतलब फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ। तो बायोटिक कंपोनेंट की हम बात करें तो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए। एबायोटिक में हो गए एयर, वाटर, सॉइल वगैरह, ये सब हमने पढ़ा। इकोसिस्टम नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है। बेसिकली इट इज एन इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। बाकी गलत है, फ्लोरा फोना गलत है। पार्ट ऑफ अर्थ विच इज इनहेबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये भी गलत है। कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग विथ वन अनदर, ये तो एक तरह की बायोलॉजिकल कम्युनिटी हो गई, इसमें फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन थोड़े इंक्लूड किया है, तो इसलिए ये गलत हो जाता है। दूसरा इसलिए गलत है बिकॉज ये तो बायोस्फीयर की बात कर रहा है, अर्थ का वो पार्ट जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं, तो दूसरा भी गलत है।
तीसरा कह रहे हैं फ्लोरा एंड फोना, तो वो तो एक तरह की बायोम हो गई या बायोडाइवर्सिटी हम कह सकते हैं, बट इकोसिस्टम तो ये नहीं है, तो सारा गलत, तो आंसर कैसी। नाउ नेक्स्ट, एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी है इन्वायरमेंट में, जैसे पोंड हो गए, ओशन हो गए, फॉरेस्ट हो गए, या इवन इक्वेरियम भी, ये इसे हम किस नाम से जानते हैं? बायोम, कम्युनिटी, एबायोटिक एनवायरनमेंट या इकोसिस्टम? आसान है, इकोसिस्टम है ये, है ना। इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट कर रहे हैं अपने एनवायरनमेंट के साथ, है ना, फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ किसी खास स्पेसिफिक एरिया में, तो चाहे वो पोंड हो या ओशन हो या फॉरेस्ट हो, बट हर एक केस में हम देखेंगे कि वो इकोसिस्टम का पार्ट है, बिकॉज इंटरेक्शन हो रहा है बायोटिक और एबायोटिक के बीच। पोंड किस तरह का इकोसिस्टम है? एक्वेटिक इकोसिस्टम है। ओशन किस तरह का इकोसिस्टम है? मरीन इकोसिस्टम है। फॉरेस्ट क्या है? तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है ना। और एक्वेरियम क्या है? एक तरह का आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। बायोम गलत है, क्योंकि बायोम का मतलब है एक लार्ज जोग्राफिकल एरिया जिसमें किसी खास तरह का क्लाइमेट हो, किसी खास तरह के फ्लोरा एंड फोना हो, यानी प्लांट्स एंड एनिमल्स हो। उम्मीद है आपको याद आ रही है चीज़ें। तो बायोम तो गलत है। कम्युनिटी एक बड़ा ही वेग सा टर्म है। बायोलॉजिकल कम्युनिटी में सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म उस एरिया के तो शामिल है, बट ये फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ के इंटरेक्शन को नहीं दिखाता है। एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग फैक्टर, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इकोटोन क्या है? और ये पूछा गया है यूपीएससी सीआईएसएफ में रिसेंटली। डाइवर्सिफाइड इकोसिस्टम, ट्रांजिशनल इकोसिस्टम, ट्रांसपेरेंट या स्टेगनेंट? देखिए, इकोटोन क्या है? एक ट्रांजिशनल जोन है दो डिफरेंट इकोसिस्टम के बीच का। दो डिफरेंट इकोसिस्टम के बीच का जो ट्रांजिशन एरिया है उसे हम इकोटोन कहते हैं। और यहाँ पे दोनों ही इकोसिस्टम के स्पीसीज देखने को मिलते हैं, और इस वजह से बायोडाइवर्सिटी हायर होती है, बिकॉज वेराइड रेंज ऑफ स्पीसीज एग्जिस्ट इन दैट पर्टिकुलर एरिया। तो जब भी बात है कि इकोटोन की, तो हमें समझ आएगा कि इनमें दोनों ही इकोसिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक हैं ऑफ बोथ इकोसिस्टम। इसके अलावा यहाँ पे जो स्पीसीज को ये दोनों इकोसिस्टम के सपोर्ट करेंगे, और कुछ यूनिक स्पीसीज भी देखने को मिल सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी हायर देखने को मिलेगी। जैसे मैंग्रूव, तो मैंग्रूव क्या है? मरीन और टेरेस्ट्रियल दोनों इकोसिस्टम का ट्रांजिशन है। जैसे अगर रिवर है, रिवर से फ्रेश वाटर आकर समुद्र में यानी ओशन के साल्ट वाटर से मिल रही है, तो वो क्या बन रहा है? एस्चुरीज बना रहा है। तो एस्चुरीज क्या है? एक तरह का इकोटोन है। क्यों? क्योंकि दो इकोसिस्टम आकर मिल रहे हैं, तो दो इकोसिस्टम का मिलन है तो वो इकोटोन है। तो आंसर क्या? ट्रांजिशन। आंसर इज ऑप्शन बी, ट्रांजिशनल। ट्रांजिशन से बना है ये वर्ड। इकोटोन एक ट्रांजिशन जोन है दो डिस्टिंक्ट इकोसिस्टम का। नेक्स्ट देखिए, ट्रांजिशन जोन ऑफ वेराइड नेचुरल वेजिटेशन ऑक्यूपाइंग द बाउंड्री बिटवीन टू एडजेसेंट एंड डिफरिंग प्लांट कम्युनिटीज इज नोन एज। ऑप्शन है इकोलॉजिकल नीच, इकोटोन, क्लाइमेक्स या इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो अभी हम बात करें इकोटोन की, तो आंसर क्या है? ऑप्शन बी, इकोटोन। ट्रांजिशन जोन से ही समझ आ जाना चाहिए, यही क्वेश्चन है इकोटोन, और ये सीएपीएफ में पूछा गया है। तो नेचुरल वेजिटेशन वेराइड, देखिए ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। वेराइड मतलब अलग अलग तरह के नेचुरल वेजिटेशन देखने को मिल रहे हैं, और दो एडजेसेंट और डिफरिंग प्लांट कम्युनिटीज के बीच का एरिया है। तो इस तरीके से ये बनता है ऑप्शन बी, इकोटोन। नीच गलत है। नीच तो एक स्पेसिफिक रोल को दिखाता है ना, याद है ना आपको? एक फंक्शनल रोल को दिखाता है किसी स्पीसीज के एक इकोसिस्टम के अंदर, तो ये कोई ट्रांजिशन जोन नहीं है। क्लाइमेक्स तो अलग बात है, वो तो क्लाइमेक्स सक्सेशन में हम पढ़ते हैं कि ये फाइनल और स्टेबल स्टेज होती है इकोलॉजिकल सक्सेशन की। इकोलॉजिकल सक्सेशन ये तो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है इकोसिस्टम की, जो धीरे धीरे डेवलप करती है इकोसिस्टम, उस प्रोसेस को हम कहते हैं। ये कोई ट्रांजिशन एरिया नहीं है। नाउ ये क्वेश्चन यूपीएससी आईईएस में पूछा गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज कैरेक्टराइज्ड बाय सेंसिटिव इकोसिस्टम, enhanced occurrence of extreme weather events and natural catastrophe? ट्रॉपिकल रीजन, एवरग्रीन फॉरेस्ट रीजन, माउंटेन रीजन या टुंड्रा रीजन? तो देखिए, माउंटेन रीजन इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। माउंटेन रीजन में हम देखते हैं कि एक सेंसिटिव इकोसिस्टम है, बहुत बार वेदर इवेंट्स काफ़ी एक्सट्रीम हो जाते हैं और नेचुरल डिजास्टर आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, है ना। तो इस तरीके से
वी विल गो विथ ऑप्शन सी। बाकी के ऑप्शन क्यों गलत है? ट्रॉपिकल रीजन में देखिए एक्सट्रीम रेनफॉल और साइक्लोन वगैरह तो देखने को मिल सकते हैं, बट माउंटेन के मुकाबले तो ये एटलीस्ट रेजिलियंट है ना, तो ये गलत हो जाता है। माउंटेन में ज़्यादा कैटेस्ट्रॉफ देखने को मिलेंगे, जैसे कभी भूस्खलन हो रहा है यानी लैंडस्लाइड हो रहा है, कई बार दूसरे तरह के प्रॉब्लम है, अर्थक्वेक वगैरह। एवरग्रीन फॉरेस्ट, देखिए अमेजोन रेन फॉरेस्ट हो गए या कोई दूसरे फॉरेस्ट हो गए जो एवरग्रीन है, वो काफ़ी इकोलॉजिकली रिच होते हैं, बट इनमें एक्सट्रीम वेदर इवेंट जनरली नहीं देखने को मिलता है। टुंड्रा भी गलत है, बिकॉज टुंड्रा फ्रेजाइल तो है, बट एक्सट्रीम वेदर इवेंट तो नहीं होते हैं ना माउंटेन्स की तरह। नेक्स्ट, अ जुवेनाइल इकोसिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय एनर्जी यूजेज विच इज प्राइमरली डायरेक्टेड टुवर्ड्स। तो इसमें क्या क्या ऑप्शंस है? मल्टीप्लिकेशन एंड ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, मेंटेनेंस ऑफ बायोसिनोस, कंजर्वेशन ऑफ बायोमास या रिड्यूस्ड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। जुवेनाइल इकोसिस्टम एक ईयरली स्टेज की इकोसिस्टम होती है जो स्टिल डेवलप कर रही है। तो इसमें क्या होता है, जुवेनाइल में ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है क्योंकि ये फर्स्ट स्टेज है इकोसिस्टम का, और इस स्टेज से इसे मैच्योर तक पहुंचना है, क्लाइमैक्स तक पहुंचना है, तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी फर्स्ट स्टेज में। ये तो वही बात है ना, हम कोई काम करते हैं तो स्टार्टिंग में हमें काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी होती है, धीरे धीरे वो काम काफ़ी आसान हो जाता है। सेम केस इकोसिस्टम के साथ होता है। जब इकोसिस्टम अपने प्राइमरी स्टेज में है, काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है फ्लोरिश करने के लिए, तो फ्लोरिश करने के लिए इन्हें हाई एनर्जी लगती है रैपिड ग्रोथ के लिए। सो आंसर इज ऑप्शन ए, मल्टीप्लीकेशन एंड ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। वाई? फॉर द रैपिड ग्रोथ of organism, or we can say rapid growth and reproduction of organism. मेंटेनेंस ऑफ बायोसिनोस, देखिए बायोसिनोस का मतलब होता है स्टेबल कम्युनिटी। जो स्टेबल कम्युनिटी होती है ऑर्गेनिज्म की किसी मैच्योर इकोसिस्टम में, तो उसे हम बायोसिनोस कहते हैं। तो बायोसिनोस तो गलत हो गया। कंजर्वेशन ऑफ बायोमास, जो जुवेनाइल इकोसिस्टम होते हैं इनका ये मकसद नहीं होता है कि बायोमास को हम कंजर्व करें। इनका मेन प्रायोरिटी होती है कि हम किस तरह से बायोमास प्रोडक्शन को रैपिडली बढ़ाएं। कंजर्वेशन तो होता रहेगा, वो तो मैच्योर इकोसिस्टम में जाकर होगा, बस स्टार्टिंग में हमारा ये फोकस है मतलब इकोसिस्टम का कि वो किस तरह से अपनी ग्रोथ को लग्जरियंट करें। तो गलत हो गया। रिड्यूस्ड ग्रोथ, ये तो उल्टा कह रहा है। जुवेनाइल इकोसिस्टम में रिड्यूस्ड ग्रोथ की बजाय वो हाई ग्रोथ की बात करते हैं, हाई ग्रोथ का प्रयास करते हैं। कौन सा एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का टाइप है? लिमनेटिक, एस्चुअरी, प्रेरी या रीफ? तो देखिए जो टेरेस्ट्रियल होते हैं वो लैंड में एग्जिस्ट करते हैं। टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड वाले इकोसिस्टम। तो वन बाय वन हम एलिमिनेट करें अगर, तो लिमनेटिक क्या होता है? लिमनेटिक का मतलब होता है जैसे कोई लेक है या कोई पोंड है, तो इसमें जो ओपन वाटर जोन होता है ना, वो उसे हम लिमनेटिक कह देते हैं। ठीक है, तो ये तो वाटर से रिलेटेड है, टेरेस्ट्रियल नहीं है, एक्वेटिक है। एस्चुअरी, देखिए एस्चुअरी भी सही नहीं है, बिकॉज एस्चुअरी एक तरह का कोस्टल एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है जहाँ पे जो फ्रेश वाटर रिवर हैं वो ओशन से मिलते हैं, तो एस्चुअरी गलत है। प्रेरी क्या सही है? प्रेरी सही है। प्रेरी आपने पढ़ा होगा, ये एक तरह का ग्रासलैंड होता है। ठीक है। रीफ भी गलत है क्योंकि ये भी एक तरह का मरीन इकोसिस्टम है जो सेलो ट्रॉपिकल वाटर में देखने को मिलता है। तो इसमें आपसे पूछ रहे हैं कि कुछ रीजन्स में आपको बताना है कौन से बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं। ईस्टर्न हिमालय, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन और नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, और ये सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है। इट्स अ टफ वन, रीजन बीइंग कि ये याद रख पाना बहुत मुश्किल है बिकॉज 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। ईस्टर्न हिमालय तो चलो सबको पता होता है कि इंडिया से जुड़ा हुआ है, तो फिर भी एक ही ऑप्शन एलिमिनेट होता है। और इसके बाद नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, क्या ये सही है? देख लेते हैं। तो ये हमने पढ़ा है, तो ये देखिए इसमें हमने बात की ईस्टर्न हिमालय की, और अगर ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में हम देखें तो ये देखिए ये फॉरेस्ट ऑफ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया है, देन साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया है। तो अगर साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, तो ये तो गलत हो जाता है, नॉर्थ वेस्ट कह दिया गया। तीसरा गलत है, तो तीसरा एलिमिनेट कर देते हैं। ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन, हाँ देखिए मेडिटेरेनियन रीजन इंक्लूडेड है, सो आंसर इज ऑप्शन बी। यू कैन चेक द मैप एज वेल।
Yes, here it is. This is the map and it is the Mediterranean region. इसमें पूछ रहे हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम किन्होंने इनिशिएट करा, यूएनईपी ने, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ ने, ग्रीन पीस ने या एमएबी यानी मेन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम ने। तो जो बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम है ये लॉन्च किया गया यूनेस्को के द्वारा 1971 में। इसे यूनेस्को ने लॉन्च किया 1971 में अंडर इट्स मेन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। ठीक है, तो इट इज अ मैप प्रोग्राम ऑफ यूनेस्को। सो आंसर इज ऑप्शन डी। नाउ नेक्स्ट, द इकोलॉजिकल नीच रिलेट्स टू specific habitat of an organism, symbiotic relationship with other organism, diverse occurrence under different condition और interaction of a species with all organism। तो नीच का मतलब हम समझते हैं। देखिए इकोलॉजिकल नीच बताता है इंटरेक्शन को। नीच का मतलब क्या है, रोल एंड फंक्शन, सॉरी रोल एंड पोजीशन ऑफ अ स्पीसीज। किसी स्पीसीज की उसके इन्वायरमेंट के साथ क्या रोल और पोजीशन है उसे हम कहते हैं नीच। तो ये कोई स्पेसिफिक हैबिटेट है क्या, ये गलत है, हैबिटेट नहीं है नीच। ठीक है, डिफरेंस है, हमने ये डिफरेंस भी समझा हैबिटेट और नीच में क्या डिफरेंस है। क्या ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, नहीं। क्या डाइवर्स अकरेंस, ये भी नहीं। ये इंटरेक्शन है स्पीसीज का विद ऑल अदर ऑर्गेनिज्म। सो वी विल गो विथ ऑप्शन डी। तो एक इकोलॉजिकल नीच उसके रोल और पोजीशन को दिखाता है कि वो किस तरह से बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के साथ डील कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है। उनके फीडिंग हैबिट्स कैसे हैं, रिप्रोडक्शन क्या है, या अदर ऑर्गेनिज्म के साथ किस तरह का कंपटीशन है। तो नीच का मतलब यही है कि फीडिंग हैबिट कैसी है, यूटिलाइजेशन कैसे कर रहे हैं वो रिसोर्सेज का। वो केवल हैबिटेट नहीं है, हैबिटेट के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हैबिटेट एक छोटा टर्म है, ठीक है। किसी भी स्पीसीज की हैबिटेट तो इसमें शामिल ही है, इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर हैं। तो इसलिए ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इकोसिस्टम इज नॉट करेक्ट। सो इट हैज़ बीन आस्क्ड वेरी रिसेंटली। पहला कह रहे हैं इकोसिस्टम सेल्फ सस्टेनिंग नहीं होते हैं। दूसरा ये कि न्यूट्रिएंट साइकिलिंग सप्लाई कर देती है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को। एनर्जी फ्लो जो इकोसिस्टम है ये सनलाइट पे बेस्ड होता है मोस्टली। और इकोसिस्टम सपोर्ट कम्युनिटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो उम्मीद है ये आपने अटेम्प्ट किया। देखिए इसमें जो सही आंसर है, इकोसिस्टम के बारे में कौन सी बात गलत है ये पूछी जा रही है। तो इकोसिस्टम आर नॉट सेल्फ सस्टेनिंग, ये बात तो गलत है। इकोसिस्टम तो सेल्फ सस्टेनिंग होते हैं जब तक उन्हें कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी मिलता रहे, और जब उनके न्यूट्रिएंट साइकिल्स फंक्शन करते रहते हैं तो इकोसिस्टम भी सस्टेन करता रहता है। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, इनके बीच ये तालमेल बैठाता है, इंटरेक्शन को बैलेंस करने का काम करता है। बाकी के ऑप्शन देखिए सही है, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग सप्लाई करते हैं इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को, ये बात सच है। न्यूट्रिएंट साइकिलिंग का मतलब होता है कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल या फॉस्फोरस साइकिल। ये क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल करते हैं, तो ये सही है। तीसरा कह रहे हैं एनर्जी फ्लो जो है वो सनलाइट पे रिलाई करता है, ये बात भी सही है, मोस्टली सनलाइट या फोटोसिंथेसिस पे डिपेंड होता है। चौथा कह रहे हैं इकोसिस्टम सपोर्ट कम्युनिटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखिए जो इकोसिस्टम है ये डाइवर्स कम्युनिटीज को सपोर्ट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, तो इट इज ऑल्सो करेक्ट। सो रॉन्ग वन इज ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट, इकोटोन के बारे में कौन सी बात सही है ये हमें बतानी है। पहला कह रहे हैं कि ये रिप्रेजेंट करते हैं एक ट्रांजिशन रीजन को दो इकोसिस्टम के बीच। दूसरा ये कि ये रिप्रेजेंट करते हैं एक रीजन को जो इकोलॉजिकली परफेक्ट होता है। तीसरा ये कि ये रिप्रेजेंट करते हैं रीजन को जो इकोलॉजिकली बेरेन होता है। और चौथा ये कि डीप मेरीन को। सारा गलत है ना, बहुत आसान है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। कितनी बार ना जाने हमने ये कवर किया कि इकोटोन का मतलब ही है दो इकोसिस्टम का ट्रांजिशन एरिया। ओके, तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी बात ट्रू नहीं है अबाउट इकोलॉजिकल नीश। पहला कह रहे हैं कि जो नंबर ऑफ स्पीसीज है ये लार्ज हो जाते हैं इकोलॉजिकल नीश में अगर रिसोर्सेज सफिशिएंट मिल जाए तो। दूसरा ये कि जो डोमिनेंट स्पीसीज होती हैं ये एक्सटेंसिव और ब्रॉडर इकोलॉजिकल नीश को ऑक्यूपाई करती है।
तीसरा जो सिंगल स्पीसीज की डोमिनेंस है ये मिनिमम होती है अगर रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटेबल है किसी हैबिटेट में तो। चौथा ये कि जो नंबर ऑफ स्पीसीज है ये स्मॉल होती है इकोलॉजिकल नीड्स में अगर रिसोर्सेज सफिशिएंट है तो। मैंने आपको क्या सिखाया है, जब भी दो स्टेटमेंट सेम है और सिर्फ एक वर्ड बदला गया है तो वो दोनों में से कोई एक आंसर होता है। जैसे इस दोनों स्टेटमेंट में अगर हम देखें ए और डी में, पहला कह रहे हैं कि नंबर ऑफ स्पीसीज अगर लार्ज होता है तो रिसोर्सेज सफिशिएंट होते हैं। दूसरा में कह रहे हैं नंबर ऑफ स्पीसीज अगर स्मॉल होता है, कब? जब रिसोर्सेज सफिशिएंट होते हैं। तो या तो ए होना है या फिर डी होना है। अब अगर हम देखें कि ए है या डी, तो ए ट्रू है एक्चुअली, बिकॉज ज़्यादा रिसोर्सेज ज़्यादा स्पीसीज को सपोर्ट करेंगे तो इससे बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगा। तो पहला जो है वो सही है, बट चौथा गलत है। हमसे गलत पूछा है तो आंसर डी होगा। नीड्स का मतलब बखूबी जानते हैं, इकोलॉजिकल नीड्स इज नथिंग बट द फंक्शनल रोल ऑफ ए स्पीसीज, राइट, इट इज़ अ फंक्शनल रोल ऑफ अ स्पीसीज। तो इस तरीके से बाकी के ऑप्शन देख लें तो डोमिनेंट स्पीसीज हैव अ ब्रॉडर नीड्स, ये बात सही है। एक्सटेंसिव और ब्रॉडर नीड्स देखने को मिलते हैं कि डोमिनेंट स्पीसीज ऑक्यूपाई करती हैं। और तीसरा ये कह रहे हैं डोमिनेंस ऑफ सिंगल स्पीसीज बिकम मिनिमम इफ रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्विटेबल, ये बात भी सही है, बिकॉज अगर रिसोर्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना तो कोई भी सिंगल स्पीसीज डोमिनेट नहीं कर रहा है, तो इससे ज़्यादा बैलेंस्ड बायोडाइवर्सिटी बन रही है। तो अगर सिंगल स्पीसीज की डोमिनेंस कम है, बिल्कुल मिनिमम है, तो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटेबल है, बिकॉज इन दिस केस ब्रॉडर नीड्स है और आउट कम्पीट कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, कोई भी सिंगल स्पीसीज डोमिनेट नहीं कर पा रहा है। अगला, कौन सी बात सही नहीं है बायोडाइवर्सिटी के डिक्रीज होने की? लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट, मेंटेनिंग सेक्रेड ग्रूव्स, इंक्रोचमेंट इन फॉरेस्ट एरियाज। देखिए, हमने ये समझा कि बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन कर रहा है और इसके डिक्रीज करने के कई सारे रीज़न हैं, जिसमें पहला रीज़न है कि अगर लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन होगा तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होगा। जंगलों को काटेंगे तो क्या होगा? स्पीसीज वहाँ के एक्सटिंक्ट ही होंगे ना। तो पहला तो सही है। दूसरा कह रहे हैं कि एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज, अगर ओवर हार्वेस्टिंग की जाए, फॉरेस्ट प्रोडक्ट को एक्सप्लॉयट किया जाए या फॉरेस्ट प्रोडक्ट को पूरे तरीके से डिमोलिश किया जाए तो उस केस में बायोडाइवर्सिटी रिड्यूस होती है, तो ये भी सही है। तीसरा कह रहे हैं मेंटेनिंग सेक्रेड ग्रूव्स। देखिए, सेक्रेड ग्रूव्स होते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज, फॉरेस्ट के वो एरियाज जो रिलीजियस या कल्चरल बिलीफ के कारण कंजर्व किए गए हैं। रिलीजियस या कल्चरल विश्वासों के कारण, बिलीफ के कारण कंजर्व कर दिए गए हैं कि इस एरिया में कोई नहीं आ सकता है, बिकॉज ये हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है। उस चीज़ को हम कहते हैं सेक्रेड ग्रूव्स। अगर सेक्रेड ग्रूव मेंटेन किए जा रहे हैं तो इट इज़ एक्चुअली हेल्पफुल फॉर बायोडाइवर्सिटी, बिकॉज ये सेफ हैबिटेट बन गया ना प्लांट्स का। कोई यहाँ पे आएगा नहीं बेवजह का और इसे एक्सप्लॉइट नहीं करेगा, तो उस केस में ये काफ़ी सेफ है स्पीसीज़ के लिए। बहुत सारे जो सेक्रेड ग्रूव्स हैं, इवन वो जीन बैंक्स के जैसा एक्ट करते हैं रेयर और इंडेंजर्ड स्पीसीज़ के लिए। तो आंसर इज सी। चौथा कह रहे हैं इंक्रोचमेंट इन फॉरेस्ट एरियाज। तो जो ह्यूमन सेटलमेंट है या जो एग्रीकल्चर है, अब फॉरेस्ट एरिया में, जंगलों में जाकर कोई घर बना रहा है और खेती कर रहा है बहुत ज़्यादा, तो इससे क्या होगा? बायोडाइवर्सिटी घटेगी। Besides species diversity and ecosystem diversity, which of the following is included in the term biodiversity? देखिए, बायोडाइवर्सिटी को बेसिकली हम 3 लेवल्स में डिवाइड करते हैं, और ये 3 लेवल कौन कौन से हैं? जीनेटिक डाइवर्सिटी है, स्पीसीज डाइवर्सिटी है और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी है। जैसे अगर जीन के आधार पर वेरिएशन हो विद इन अ स्पीसीज, है ना, हमने पढ़ा है ये, तो ये जीनेटिक डाइवर्सिटी आएगा। अगर स्पीसीज़ की में वैरायटी देखने को मिल रही है विद इन अ हैबिटेट तो वो स्पीसीज डाइवर्सिटी है, और अगर इकोसिस्टम में वैरायटी तो इकोसिस्टम वाली डाइवर्सिटी कहलाएगी। तो इसमें क्या है, कौन सा इंक्लूडेड है? जीनेटिक, क्लाइमेटिक, कल्चरल, लिंगुअल। क्लाइमेटिक, कल्चरल, लिंगुअल ये सब कुछ नहीं है। जीनेटिक है, स्पीसीज है और इकोसिस्टम है ना। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए, जीनेटिक डाइवर्सिटी। एक बार हम ये रिकैप कर लेते हैं, जीनेटिक डाइवर्सिटी। हाँ, ये देखिए पढ़ाई है हमने जीनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो क्वेश्चन किन से बनते हैं, आपको क्लैरिटी मिलती जा रही है ना? ठीक है,
अब हम आगे बढ़ते हैं और नाउ वी विल डू दिस क्वेश्चन, लाइफ सपोर्टिंग जोन ऑफ द अर्थ ये किसे कहते हैं? इकोसिस्टम, बायोस्फीयर, बायोम या एटमॉस्फेयर? ये तो आसान है, बायो का मतलब लाइफ होता है, सो आंसर इज ऑप्शन बी बायोस्फीयर, बिकॉज ये वो जोन है, वो स्फीयर है अर्थ का जो लाइफ को सपोर्ट करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन अमंग द फॉलोइंग फिनोमिना इंक्लूड्स प्रोसेसेस सच एज प्रोडक्शन, प्रिडेशन, न्यूट्रिएंट ट्रांसफॉर्मेशन एंड द इनफ्लक्स एंड इफ्लक्स ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल्स? इसमें पहला कह रहे हैं इकोलॉजिकल फंक्शन। देखिए, इकोलॉजिकल फंक्शन एक ब्रॉड टर्म है ना ये, क्योंकि इसमें इकोसिस्टम के सारे फंक्शन शामिल है और दूसरे भी इकोलॉजिकल इंटरेक्शन शामिल है, ठीक है। और दूसरा कह रहे हैं इकोसिस्टम फंक्शन, एक्चुअली इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, इकोसिस्टम फंक्शन। इकोसिस्टम फंक्शन का मतलब होता है वो बायोलॉजिकल, केमिकल या फिजिकल प्रोसेस जो एनर्जी या न्यूट्रिएंट्स के फ्लो को रेगुलेट करने का काम करते हैं, है ना, एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स के फ्लो को रेगुलेट करने का काम करते हैं, उन्हें हम कहते हैं इकोसिस्टम फंक्शन, क्योंकि ये इकोसिस्टम के फंक्शन है, प्रोडक्शन, प्रिडेशन, न्यूट्रिएंट ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह, और एनर्जी के इनफ्लक्स और इफ्लक्स की हम बात करें, यानी एनर्जी का इंक्लूजन होना और इस तरीके से बाहर जाना। तो एनर्जी फ्लो, मैटर साइकिलिंग, ये हो गया इनफ्लक्स एंड इफ्लक्स ऑफ एनर्जी का मतलब। न्यूट्रिएंट ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब हो गया कि डिकम्पोजिशन हो रहा है, रिसाइकलिंग हो रही है ना। प्रीडेशन मतलब वही फूड चेन के थ्रू जब एनर्जी ट्रांसफ़र होता है। प्रीडेशन का मतलब भी हमें पता है, और प्रोडक्शन का मतलब है कि एनर्जी जनरेट कर रही है बाय प्लांट्स, क्योंकि ये प्राइमरी प्रोडक्शन का पार्ट है। तो इस तरीके से आंसर भी है। और इकोसिस्टम स्ट्रक्चर गलत है, ये एक तरह का फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है इकोसिस्टम का, जिसमें स्पीसीज कॉम्पोजिशन और हैबिटेट अरेंजमेंट भी शामिल होते हैं, ये भी गलत है। बायोजियो केमिकल साइकिल मतलब ये न्यूट्रिएंट साइकिलिंग हो गई, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल वगैरह, तो ये तो कहीं से भी डील नहीं करता है, ठीक है। तो ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है यहाँ पे, इकोसिस्टम फंक्शन सही आंसर है। बायोम, लार्जेस्ट रिकॉग्नाइजेबल असेंबलेज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑन द अर्थ, इज कंट्रोल्ड बाय, किनके द्वारा ये कंट्रोल होता है? लैंडफॉर्म, बायोलॉजिकल एक्टिविटी, क्लाइमेट या सॉइल? देखिए, बायोम का मतलब होता है एक लार्ज स्केल इकोसिस्टम जिसका एक खास तरह का क्लाइमेटिक कंडीशन है, वेजिटेशन है, वाइल्ड लाइफ है ना। और क्लाइमेट एक प्राइमरी फैक्टर होता है बायोम को डिसाइड करने में, कि वो रेन फॉरेस्ट बनेगा या डेजर्ट बनेगा या टुंड्रा बनेगा। तो आंसर क्या है? क्लाइमेट एक बड़ा फैक्टर है बायोम डिसीजन में। और लैंडफॉर्म्स देखिए, माउंटेन है या वैली है, ये लोकल इकोसिस्टम को इन्फ्लुएंस करते हैं, बट बायोम को तो डिफाइन नहीं करते हैं। बायोम इज अ वेरी लार्ज मास, राइट, तो ये गलत है। बायोलॉजिकल एक्टिविटी, ऑर्गेनिज्म एडेप्ट करते हैं बायोम के अकॉर्डिंग, बट उनके फॉर्मेशन को तो कंट्रोल नहीं करते हैं ना। सॉइल टाइप अफेक्ट करता है नो डाउट वेजिटेशन को, बट क्लाइमेट तो अल्टीमेटली डिटरमाइन करता है कि बायोम कैसी होगी। सो द मोस्ट प्रेफरेबल आंसर विल बी क्लाइमेट। अब बायोडाइवर्सिटी कहाँ ज़्यादा होती है? अल्पाइन में, कॉनिफेरस में, डेसिडुअस मॉनसून में, या वेट एवरग्रीन इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में? इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, वेट एवरग्रीन इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, जैसे अमेजोन रेन फॉरेस्ट वगैरह हो गया। इनमें ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी क्यों होती है? क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है ना, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, आर्द्रता यानी मॉइस्चर कंटेंट, ये रीजन्स हैं। इसके अलावा रेनफॉल है, रेनफॉल बिल्कुल कांस्टेंट है इक्वेटोरियल रीजन में, तो बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी। बायोडाइवर्सिटी मतलब ज़्यादा तरह के वेराइड रेंज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स देखने को मिलेंगे। तो रेनफॉल अगर ज़्यादा होगी तो ये डेफिनेटली एक फेवरेबल कंडीशन बन गई। और इसके अलावा और भी रीज़न है, जैसे एक कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जो डाइवर्स हैबिटेट को प्रोवाइड करता है। बाकी के ऑप्शन क्यों गलत है? अल्पाइन मीडोज, ये तो हाई एल्टीट्यूड में देखने को मिलते हैं और हार्श क्लाइमेट होता है, तो बायोडाइवर्सिटी कहाँ से ज़्यादा होगी? जब क्लाइमेट ही हार्श है तो आधे से अधिक स्पीसीज तो वैसे ही सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। कोनीफेरस, देखिए कोनीफेरस तो टैगा कहते हैं या बोरियल कहते हैं इसे, इनमें भी कोल्ड टेम्परेचर होता है, कोल्ड टेम्परेचर में तो स्पीसीज डाइवर्सिटी लिमिटेड हो जाएगी, गलत। डेसिडुअस मॉनसून, ये भी गलत, ये तो कोनीफेरस से ज़्यादा डाइवर्स है, बट इट इज़ लेस डाइवर्स देन इक्वेटोरियल, सो आंसर विल बी इक्वेटोरियल। The greatest diversity of animal and plant species is found in temperate
डेजर्ट एंड सवाना, आर्कटिक एंड अल्पाइन, या ट्रॉपिकल मॉइस्ट? दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन यूपीएससी सीएपीएफ। तो देखिए यहाँ पे सही आंसर क्या है, ट्रॉपिकल मोइस्ट फॉरेस्ट, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। जब डाइवर्सिटी की ये बात कर रहे हैं तो डाइवर्सिटी किन एरिया में ज़्यादा हो सकती है? ट्रॉपिकल मोइस्ट फॉरेस्ट है, जैसे अमेजोन वगैरह हो गए, इनमें हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी है पूरी दुनिया में, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर वार्म है, पहला रीज़न। दूसरा, ज़्यादा ह्यूमिडिटी, यहाँ पे साल भर ह्यूमिडिटी बनी होती है। रेनफॉल अच्छा है, ज़्यादा है ना, और मल्टीपल लेयर्स देखने को मिलते हैं। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग काफ़ी तेज़ हो रही है। तो ये सब रीज़न है। टेम्परेट फॉरेस्ट आंसर नहीं होगा, बिकॉज जो टेम्परेट फॉरेस्ट है, ये गलत है, बिकॉज जो टेम्परेट फॉरेस्ट है इनमें मॉडरेट बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के मुकाबले तो बहुत ही कम। डेजर्ट सवाना, अब डेजर्ट वाले एरिया में क्या ही स्पीसीज होगी, बताने ही नहीं, एक्सट्रीम कंडीशन है। आर्कटिक एंड अल्पाइन नहीं, एक्सट्रीम कंडीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2021 से 2030 का जो डिकेड है ये यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया है किस डिकेड के रूप में? तो ये डिक्लेयर किया इकोसिस्टम रीस्टोरेशन के रूप में। फैक्चुअल क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ हम इसमें कर नहीं सकते हैं, बट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इस पे पूछे जा सकते हैं। इकोसिस्टम रीस्टोरेशन। नेक्स्ट, इंडिया में कौन सा रीजन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है? सेंट्रल हिमालयाज, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न हिमालयाज और वेस्टर्न घाट। कोई कंफ्यूजन की नीड नहीं है, ईस्टर्न हिमालय है और वेस्टर्न घाट है ना, ईस्टर्न हिमालय है और वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट नहीं है और वेस्टर्न हिमालय नहीं है, ईस्टर्न हिमालय और वेस्टर्न घाट। वो मैप याद करिए, कहाँ गया ये देखिए, ठीक है, ये ईस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न घाट। तो आंसर क्या है? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट, वेस्टर्न घाट। नेक्स्ट, अब बायो जियो, अच्छा कुछ क्वेश्चन छूट गए क्या? नहीं, 23rd 24th, ठीक है। A biogeographic region with significant reservoir of biodiversity that is under threat from human is called as bio-endangered region, biodiversity hotspot, biodiversity reservoir या environmentally endangered region। तो इसका सही आंसर क्या है, बताने की नीड नहीं है, बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वो एरियाज होते हैं जिनमें बायोडाइवर्सिटी तो बहुत अच्छी है बट इसे खतरा है, तभी तो ये हॉटस्पॉट वाले रीजन है। और इसकी कुछ क्राइटेरिया भी हैं, जैसे 1500 स्पीसीज़ हों, एंडेमिक हों, अगर आपको ध्यान हो तो ऐसे क्या होता है ना, काफ़ी डिफिकल्ट है, अदरवाइज तो हर दूसरे एरिया को ये हॉटस्पॉट बता देंगे। तो इस तरीके से ऑप्शन बी करेक्ट है। बायो इंडेंजर्ड गलत है, ये कोई इकोलॉजिकल टर्म नहीं है, कोई स्टैंडर्ड इकोलॉजिकल टर्म नहीं है। बायोडाइवर्सिटी रिजर्वोयर, ये एक ऐसे एरिया होते हैं जो बायोडाइवर्सिटी में रिच हैं, बट ये अंडर थ्रेट वाली बात तो नहीं होगी ना। और इन्वायरमेंटली इंडेंजर्ड रीजन, ये तो एक नॉर्मल सा टर्म है ना, ये कोई टिपिकल इकोलॉजी का टर्म नहीं है। नेक्स्ट, एन इकोसिस्टम कंप्राइजेस, ये आप पढ़ भी सकते हो, किस पेपर में पूछा गया, ये IES में पूछा गया और ये यूपीएससी के NDA में पूछा गया 2011 में। केवल ट्री श्रब वगैरह शामिल है, केवल एनिमल शामिल है, केवल प्लांट और एनिमल, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। लिविंग और नॉन लिविंग दोनों चीज़ें शामिल होती है इकोसिस्टम में। इकोसिस्टम में बायोटिक और एबायोटिक दोनों ही शामिल होते हैं और ये इनका इंटरेक्शन दिखाता है। बाकी के ऑप्शन गलत हैं। देखिए, ट्री श्रब वगैरह शामिल कर दिया, एनिमल्स वगैरह तो छोड़ ही दिया, केवल एनिमल्स, ये भी गलत है, सारा गलत है। द वेरिएबिलिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ऑल सोर्सेज including terrestrial, marine and other aquatic ecosystem and the ecological complexes of which they are a part, which includes diversity within a species, between a species and of ecosystem refers to। ये जोग्राफिकल डाइवर्सिटी है, जूलॉजिकल है, इकोलॉजिकल है, बायोलॉजिकल है। देखिए इसमें ना, अगर गिवन डेफिनेशन हम देखें जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को डिफाइन करती है, क्योंकि इसका आंसर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, तो इसमें क्या क्या शामिल होगा? इसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी शामिल होगी, जेनेटिक डाइवर्सिटी विद इन अ स्पीसीज, यानी विद इन अ स्पीसीज। देन इसके बाद इसमें स्पीसीज डाइवर्सिटी शामिल है,
स्पीसीज डाइवर्सिटी मतलब जो डाइवर्सिटी के बीच है, बिटवीन डाइवर्सिटी, बिटवीन स्पीसीज के बीच में जो डाइवर्सिटी है। उसके बाद तीसरी बात इसमें इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी इसका मतलब क्या है, डिफरेंट इकोसिस्टम को ही शामिल कर रहा है। तो जो हर सोर्सेज से लिविंग ऑर्गेनिज्म की वेरिएबिलिटी है और जो इकोलॉजिकल कम्प्लेक्सेस हैं जिसमें स्पीसीज, बिटवीन स्पीसीज और इकोसिस्टम तीनों ही चीज़ें शामिल है, तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, क्योंकि ये ब्रॉड टर्म है। जोग्राफिकल डाइवर्सिटी गलत है, बिकॉज ये तो वेराइटी ऑफ लैंडस्केप, क्लाइमेट, फिजिकल फीचर वगैरह को रेफर करता है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को रेफर नहीं करता है। और जूलॉजिकल भी गलत है, बिकॉज ये तो केवल एनिमल स्पीसीज पे फोकस करता है, प्लांट वाले तो इग्नोर करता है। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी इसलिए गलत है बिकॉज ये केवल इकोसिस्टम के वैरायटी को रेफर करता है, जबकि बायोडाइवर्सिटी में तो जीनेटिक भी शामिल है और स्पीसीज डाइवर्सिटी भी शामिल है ना, केवल इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी तो नहीं शामिल है। ये सारे गलत हो गए और बायोलॉजिकल सही हो गया। देखिए, हर क्वेश्चन के साथ मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो पोस्ट करते हो, पहले अटेम्प्ट करते हो, देन वीडियो में आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, मैं बार बार नहीं कहूँगा, यही अप्रोच है और यही अप्रोच प्रूवन मेथड है जो हेल्पफुल है। पहला कह रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी लोअर लेटीट्यूड में ज़्यादा होती है हायर के मुकाबले, और दूसरा कह रहे हैं माउंटेन ढालों में यानी ग्रेडियंट्स में बायोडाइवर्सिटी ग्रेटर होती है लोअर एल्टीट्यूड में हायर एल्टीट्यूड के मुकाबले। एंड दिस हैज़ बीन प्रीवियसली आस्क्ड इन सिविल सर्विसेज 2011। देखिए, बायोडाइवर्सिटी ग्रेटर होती है लोअर लेटीट्यूड में हायर लेटीट्यूड के मुकाबले, ये बात तो सच है। इसका रीज़न समझते हैं। जो लेटीट्यूडनल डाइवर्सिटी है ये बताती है कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो ट्रॉपिक्स में यानी इक्वेटर के पास इन एरियाज़ में बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि यहाँ पे वार्म टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, स्टेबल क्लाइमेट है, तो ज़्यादा स्पीसीज़ को सपोर्ट मिलता है। तो ये बात तो देखिए सही हो गई इस कारण से। क्यों? क्योंकि लोअर लेटीट्यूड के मुकाबले नॉर्मली ग्रेटर इन द लोअर लेटीट्यूड, मतलब ये वाले लेटीट्यूड 0 डिग्री वाले, ये 5 डिग्री 10 डिग्री वाले हायर के मुकाबले यानी पोल्स के मुकाबले कहीं ज़्यादा ग्रोथ है। दूसरा कह रहे हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी नॉर्मली ग्रेटर होती है लोअर एल्टीट्यूड में। क्या ये बात सच है? देखिए, अगर ऊंचाई बढ़ेगी, अगर अल्टीट्यूड इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर ड्रॉप होगा, राइट? तो इससे बायोडाइवर्सिटी पे इफेक्ट पड़ेगा, बायोडाइवर्सिटी कम हो जाएगी। जैसे अगर हम पहाड़ों में जाएं, माउंटेन्स में जाएं, तो वहाँ हम देखेंगे कि पेड़ वगैरह तो ना के बराबर हैं, है ना। और डेफिनेटली हम कह सकते हैं इस केस में कि बायोडाइवर्सिटी काफ़ी कम हो गई, रिड्यूस हो गई, क्योंकि एनिमल्स वगैरह सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, केवल कुछ खास तरह के एनिमल सर्वाइव कर पाते हैं। तो जितना लोअर एल्टीट्यूड है उतना फेवरेबल क्लाइमेट है और उतनी ज़्यादा रिच इकोसिस्टम है। तो इस वजह से सेकंड भी सही है, आंसर इज ऑप्शन सी। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आर लोकेटेड ओनली इन ट्रॉपिकल रीजन। दूसरा कह रहे हैं इंडिया में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं। कौन कौन से? ईस्टर्न हिमालय है, वेस्टर्न हिमालय है, वेस्टर्न घाट है और अंडमान एंड निकोबार। नहीं, वेस्टर्न हिमालय थोड़े हैं, ईस्टर्न हिमालय और वेस्टर्न घाट है ना। तो सेकेंड तो ऐसे ही गलत है। क्या पहला सही है केवल ट्रॉपिकल रीजन में? नहीं, ये भी गलत है ना। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट केवल ट्रॉपिकल रीजन में क्यों होंगे? बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी ट्रॉपिकल रीजन में है, कुछ तो टेम्परेट जोन में है, मेडिटेरेनियन में भी है, कैलिफोर्निया में भी है। अभी हमने मैप भी देखा है इसका, एक बार दोबारा रिकैप करते हैं। ये देखिए, हर एरिया में है, यहाँ है काफ़ी सारे, फिर इस एरियाज़ में है, फिर इस एरियाज़ में, हर एरियाज़ में देखने को मिलते हैं हॉटस्पॉट। तो हो गए दोनों गलत, तो आंसर हमारा आ गया ऑप्शन डी, नीदर 1 नॉर 2। इंडिया में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कौन कौन से? हिमालयाज हैं, है ना, और इसके अलावा इंडो बर्मा है ना। इंडो बर्मा के अलावा सुंडालैंड भी हो गया और वेस्टर्न घाट तो हो ही गया, ठीक है। तो ईस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न घाट। अगला, इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बेट डेजर्टिफिकेशन और वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन। किनमें बायोडाइवर्सिटी की बात की गई है? देखिए, ऐसे क्वेश्चन तो 100% हमेशा ऑल ही होंगे, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस को दिखाना चाहती है यूपीएससी, और इंपॉर्टेंट है भी, क्यों ना हो। तो वैसे ही ट्रीटीज़ के नाम इनमें रखे जाएंगे जो डेफिनेटली यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को हेल्प करेंगे प्रोटेक्ट करने में। इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज,
ये बायोडाइवर्सिटी की हेल्प करती है, रेलेवेंट है। इनका काम यही है कि जो प्लांट जेनेटिक्स रिसोर्सेज के सस्टेनेबल यूज है उस चीज़ को मेंश्योर करें और कंजर्व करने का काम करें, है ना। क्रॉप डाइवर्सिटी को ओवरऑल बना के रखें, मेंटेन करके रखें। दूसरा कह रहे हैं UNCCD, UNCCD, तो ये भी बायोडाइवर्सिटी के लिए हेल्पफुल है। ये लैंड डिग्रेडेशन को या डेजर्टिफिकेशन को कैसे रोकना है। ये लैंड डेजर्टिफिकेशन इज़ अ वेरी बैड प्रोसेस। इसमें जो लैंड है वो काफ़ी ख़राब हो जाता है, डेजर्टिफिकेशन में बदल जाता है। तो ये भी बायोडाइवर्सिटी की ही बात करता है। और वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन का भी यही काम है कि नेचुरल और कल्चरल हेरिटेज साइट को प्रोटेक्ट करके रखें। नेक्स्ट, ये पूछा गया सिविल सर्विसेज में। इसमें कह रहे हैं कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एक्ट, माइनिंग एंड मिनरल डेवलपमेंट एक्ट, कस्टम एक्ट और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। तो ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में हम दोबारा पढ़ेंगे। सारे एक्ट यहाँ पे सही हैं, सारे एक्ट्स कंजर्वेशन की बात करते हैं। थोड़ा मैं ब्रीफली बता भी देता हूँ यहाँ पे भी। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एक्ट, ये तो इंडेंजर्ड स्पीसीज, वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट हो गए या प्लांट स्पीसीज हो गए, इनके ट्रेड को रेगुलेट करने का काम करता है ना। कोई इनको गलत तरीके से ना खरीदे और बेचे, ताकि बायोडाइवर्सिटी का लॉस हमारा ना हो। दूसरा कह रहा है माइनिंग एंड मिनरल, तो ये कंट्रोल करता है माइनिंग एक्टिविटीज़ को, क्योंकि माइनिंग एक्टिविटीज़ से भी डिफॉरेस्टेशन होता है, हैबिटेट डिस्ट्रक्ट होता है। कस्टम्स एक्ट, देखिए कस्टम एक्ट इलीगल ट्रेडिंग को रोकने का काम करता है। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, ये फॉरेस्ट के मैनेजमेंट को गवर्न करती है या बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए काम करती है। ठीक है ना। आगे ये CAPF का क्वेश्चन है और इसमें पूछा जा रहा है कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, ये आइडेंटिफाई किए गए हैं बाय इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। दूसरा कह रहे हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को डिफाइन किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर वेजिटेशन। और तीसरा ये कि इंडिया में ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न हिमालय बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। कुछ तो उल्टा नहीं लग रहा, वेस्टर्न घाट है ना और ईस्टर्न हिमालय है। पता नहीं ये कितनी बार ये बार बार पूछ रहे हैं, बार बार ये वेस्टर्न हिमालय लिख देते हैं या फिर ईस्टर्न घाट। तीसरा गलत है तो 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाते हैं, ऑप्शन 3 और ऑप्शन C और ऑप्शन B। अब सेकेंड चेक करना है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को उनके वेजिटेशन के अकॉर्डिंग डिटरमाइन करते हैं। देखिए हॉटस्पॉट को उनके स्पीसीज रिचनेस, एंडेमिज्म, हैबिटेट लॉस, इनके आधार पर हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो वेजिटेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सेकंड इस तरह से सही है, सेकंड सही है तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को आइडेंटिफाई कौन करती है? IUCN करती है। IUCN ऑर्गेनाइजेशन का एक बड़ा रोल है। ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं। काफ़ी सारे और भी क्वेश्चन हैं जिन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।